अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में अहम ओहदे लेने से रोकने की हुकूमती पॉलिसी को आज एक धचका लगा है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम मुअत्तल कर दिया और इन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात करवाने से भी रोक दिया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा उसे दिया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI के MNA रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की और उन्हें डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया, जबकि 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया है। इससे पहले जुलाई 2022 में स्पीकर ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, जिसमें से कराची से रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया था। फिर इस साल 17 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के 3 रोज़ बाद यानी 20 जनवरी को मज़ीद 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए और फिर 25 जनवरी को मज़ीद 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई कर दिया था। इस इक़दाम से 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी को तहरीक इंसाफ के 45 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई थी। PTI अरकान ने 22 जनवरी को ही स्पीकर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी और स्पीकर ने बाद में कहा था कि वो 22 जनवरी को इस्तीफ़े कबूल कर चुके हैं। इस इक़दाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर आज ये अबूरी हुक्म आ गया है। ये फैसला आने के बाद फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें और लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं है। 16 मार्च को कौमी असम्बली के जिन 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, इनमें से एक NA 155 मुल्तान भी है, जहाँ आज तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों का तसादुम हो गया और फिर पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनों और उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। PTI के उम्मीदवार आमिर डोगर की गिरफ्तारी पर फवाद चौधरी ने कहा कि इससे जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसीलिए हमने जेल भरो तहरीक शुरू की। हमें नहीं पता, आमिर डोगर ने तो वैसे ही गिरफ्तारी देनी थी, तो अच्छा है आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। एक तरफ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये सब हो रहा है, तो दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन की तारीख के ऐलान से सूबाई और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ कयास आराइयों को ख़त्म किया जा सकेगा। आइन का आर्टिकल 224(2) असम्बलियाँ तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है। फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। ख़त में कहा गया है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचा जाए। दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। सदर मुमलिकत ने यह भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करके मुनासिब आइनी कदम उठाया। पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी आइन में ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं हैं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है। एक तरफ मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है, मईशत की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। ऐसे में हुकूमत की तवज्जो अब भी काबीना में इजाफा करने पर है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में एक ही दिन में 7 मावनीन ख़ुसूसी का इजाफा करके काबीना की तादाद 85 तक पहुँचा दी है। इन 7 अफराद की शमूलियत के बाद वफाकी काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर 85 हो गई है, जिनमें 34 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, वज़ीर आज़म के 4 मुशीर और 40 मावनीन ख़ुसूसी शामिल हैं। काबीना के 85 अरकान में से एक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ समेत 21 अरकान के पास कोई महकमा ही नहीं है। इसी बारे में बात करेंगे वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि PDM हुकूमत ने एक हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए कि ना वो असम्बली में आएंगे, ना वो एहतजाज करेंगे, ना ही हकीकी अपोजिशन होगी, ना ही PDM को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कौमी असम्बली में। फिर इंतखाबात से भी राह फरार इख्तियार की जा रही है PDM हुकूमत की तरफ से। अब अदालत ने 43 इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम ही मुअत्तल कर दिया है, तो ये तो बड़ा धचका है PDM हुकूमत और उसके फैसले के लिए। क्या हिकमत अमली है
इस वक्त हुकूमत की क्या तहरीक इंसाफ के अरकान को वापस वेलकम करेंगे असम्बली में, और जो मुतालबा कर रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास होना चाहिए, राजा रियाज के पास नहीं, इसको तस्लीम करेंगे? सबसे पहले तो आपके नाजरीन को याद कराना ज़रूरी है कि ये इस्तीफ़े कोई हमने ज़बरदस्ती तो नहीं लिए थे तहरीक इंसाफ से। ये इन्होंने अप्रैल 2022 में बाजमात तौर पे अपने चेयरमैन की हदायत पर ये इस्तीफ़े इन राइटिंग दिए गए थे, तो लिहाजा कोई हमने कोई ज़बरदस्ती तो इनसे इस्तीफ़े नहीं लिए थे। अब अगर ये अपने ही इक़दाम से पीछे हट रहे हैं और किसी भी तरह ज़बरदस्ती अदालत के ज़रिए आना चाहते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं। अगर अदालत के हुक्म का ये नतीजा है कि वो पार्लियामान में वापस आते हैं तो पार्लियामान में वापस आएंगे। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक बड़ा मुश्किल और हसास मामला दरपेश है कि क्या अदालत आलिया जो है वो स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उनको किसी तरह जो हैं वो ऐसे हालात में, जबकि एक नॉर्मल प्रोसेस है इस्तीफ़े देने का, क्या वो इंटरवीन कर सकते हैं? तो इसमें अभी चूँकि मुअत्तल हुआ है ऑर्डर, अभी इस पर मज़ीद जूरिस्प्रूडेंस भी होगी, इस पर मज़ीद कानूनी बहस भी होगी। लेकिन ये कह देना कि जी फौरी तौर पर आज खुद ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएं, इनको अच्छी तरह मालूम है कि इसका एक प्रोसेस है जिसके तहत अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें बाकायदा तौर पर स्पीकर को पटिशन करनी पड़ेगी। वो सारे उसके बाकायदा मामलात हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है और जो बुनियाद है वो ये है कि बिल आखिर हम सब आईन पाकिस्तान के ताबे हैं और इंशाल्लाह उसी पर अमल करेंगे। PDM का तो ईमान ही है कि हम आइन के ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे। तो आइन के ऊपर ईमान होते हुए तो मुतालबा आपसे ये हो रहा है मुल्क में कि इलेक्शन करवाए जाएं वक्त पर। सदर मुमलिकत ने भी ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उससे फिर क्यों फरार इख्तियार करना चाहती है PDM हुकूमत? ना वाज़ेह ऐलान करती है ना कोई फैसला करती है। जी, सदर मुमलिकत जो हैं, जो आपको मालूम है कि 3 अप्रैल 2022 का जो एक तारीख दिन था जिसमें गैर कानूनी तौर पर पहले हमारी तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर ने रद्द किया, फिर गैर कानूनी तौर पर असम्बली की तहलील की गई और इंतहाई गैर कानूनी और आइनी तौर पर सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील को ऑर्डर इशू कर दिया। तो सदर साहब की जो उनकी साख है आइन के हवाले से, उसके ऊपर बहुत सवालात हैं, लेकिन उनको ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 90 दिन में इंतखाबात होंगे। लेकिन खुर्रम साहब, अब तक जो वजह बताई गई है हुकूमत की तरफ से, इस वजह के अलावा कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, इसके अलावा कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। सदर मुमलिकत ने भी बैनुल-अक़वामी तारीख़ का जिक्र किया है। बदतरीन जिन मुल्कों में हलाकतें हुई कोविड के दौरान, वहाँ पर भी इलेक्शन हुए। तो अब अगर ये तावील है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, अमन व अमान का मसला है, अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, तो अभी भी तो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया जिसके इस्तीफ़े PDM हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए थे उन नशिस्तों पर। तो ये ज़िमनी इंतखाबात मुफ्त तो नहीं हो रहे अगर आम इंतखाबात के लिए पैसे नहीं होंगे। हाँ जी, यही इशू है कि क्या हम इस वक्त इन अखराजात की वजह से या जो मुल्क में दहशतगर्दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में उसकी वजह से, लेकिन मैं सराहत से आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अभी तक वफाकी काबीना में या किसी भी संजीदा फोरम पर इंतखाबात की ताख़ीर की कोई तजवीज़ ना ही सामने आई है और ना ही ज़ेर गौर है। तो एज़ ऑफ़ टुडे जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो तमाम इंतखाबात हैं, चाहे वो ज़िमनी हैं, चाहे वो सूबाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपनी आइनी मुद्दत पर होंगे। पंजाब में अगर 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई है तो इंशाल्लाह 12 अप्रैल से इंतखाबात होंगे। उसमें जो डिलिब्रेशन है या उसमें सोच बचार है, आई थिंक वो भी अब चंद दिन की बात है और सामने तारीख आ जाएगी। लेकिन खुर्रम तस्गीर साहब, आप वज़ीर तवानाई तो है, आप मईशत को भी काफ़ी समझते हैं। आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि सिर्फ सियासी उतार चढ़ाव की वजह से नहीं मुल्क में बेयकीनी होती, बल्कि इंतखाबात की तारीख़ या इंतखाबात से मुतालिक ऐलान भी वक्त पर सामने ना आने से बेयकीनी बहुत ज़्यादा फैलती है। कब वाज़े करेगी PDM हुकूमत ये?
इलेक्शन किसी मसले का ऑटोमेटिक हल नहीं है कि यदि आप इलेक्शन करा दें तो मामला हल हो जाएगा, क्योंकि 2016 के बाद 3 इलेक्शन हुए हैं। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी की बहुत बड़ी अक्सरियत भी आई, उसके बावजूद उनके मुआशी और सियासी मसाइल हल नहीं हुए। तो इलेक्शन, ये समझना कि इलेक्शन मसले का हल है, ये तो एक अलहदा है। लेकिन बात मैं दोहरा रहा हूँ वो यही है कि अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो अभी तक हुकूमत की तमाम सोच यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात की तारीख आ गई है, इसी तरह जो सूबाई इंतखाबात है उनकी भी तारीख आ जाएगी। ये एक अलहदा सवाल है जिसका आपने जिक्र किया कि एक ऐसे वक्त में जबकि IMF जो है वो हुकूमत की तरफ से गरीब पाकिस्तानियों को दी गई हर सब्सिडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 20 अरब की सब्सिडी उस पर सवाल उठा रहे हैं, 40 अरब की सब्सिडी उस पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी चाहिए उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त में जब एक एक रुपया जो है वो, चाहे वो सैलाब ज़दगान के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या हम ऐसे वक्त में कम से कम जो इलेक्शन के ऊपर खर्चा है वो 70 से 100 अरब रुपए का है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन अगर आइन ये कहता है कि हमें करना है तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इंतखाबात वक्त पर होंगे। नहीं, IMF ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी हुकूमत से, कि ये एक एक पैसे का हिसाब होगा, लेकिन जो 85 रुकनी काबीना है उसका कोई हिसाब नहीं होगा, जिसमें खुर्रम साहब दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों की भी इतनी बड़ी काबीना नहीं है। हर कुछ दिन के बाद उसकी तादाद में आप इजाफा करते जा रहे हैं। 21 लोग तो ऐसे जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। ये इस चीज़ का मुतम्मिल हो सकता है, ये मुआशी बहरान का शिकार मुल्क? देखिए, इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कौमी ख़जाने पर कोई बोझ नहीं है। आज भी जिनका ऐलान किया गया उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया कि वही तनख्वाह और कोई मराहत नहीं लेंगे, तो वो कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है। उनकी मुशावरती पोजीशन है, वो हुकूमत की जो मुशावरत है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे, और ऐसे वक्त में जहाँ हमें एक वसी तर सियासी और मुआशी मुशावरत की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। लेकिन वो कौमी ख़जाने पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो किसी भी तरह बोझ नहीं है। खुर्रम साहब, आपकी बात से ये साबित हो रहा है कि काबीना में या PDM हुकूमत में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है अंदरूनी, चूँकि साद रफ़ीक साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि एक ही वक्त में तमाम मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, सूबाई असम्बलियों के अलग नहीं होने चाहिए, कौमी असम्बली के अलग नहीं होने चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही इलेक्शन होंगे दोनों सूबाई असम्बलियों के? आपकी जमात के बेशतर लोग ये कह चुके हैं कि नहीं हो सकते। हम में से हर एक शख्स को, चाहे वो काबीना का रुकन है, उसको एक ज़ाती राय देने का हक़ है, ज़ाती राय रखने का हक़ है। लेकिन जो असल उसमें कानूनी और आइनी मामला है वो ये है कि जब हम बतौर एक वफाकी काबीना इकट्ठे होकर किसी मामले पर गौर व खोज करते हैं तो उसका नतीजा क्या है, उसके कानूनी और आइनी मुज़मरात हैं। तो राय सब लोगों की फ़र्क हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा अभी तक वफाकी काबीना के अंदर जहाँ ये हतमी फैसला होना है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है जो इंतखाबात को ताख़ीर की तरफ लेकर जाए, चाहे वो ज़िमनी है चाहे वो सूबाई है। क्या ऐसी बात का जिक्र हुआ है काबीना में, आपकी जमात में, कि एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा? जी, काबीना में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जमात के अंदर हर किस्म की राय के लोग हैं जो समझते हैं कि हालात का तकाजा, हम सब की राय फ़र्क हो सकती है, लेकिन हमें बहरहाल आइन के तहत ही बढ़ना है और बिल आखिर जब फैसला होगा तो आइन के तहत ही होगा। तो फिर खुर्रम साहब, गवर्नर्स ने अब तक तारीख क्यों नहीं दी? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तो पंजाब के गवर्नर से मिलने तक चले गए, ये तय करने के लिए कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए फ़िलहाल सूबाई असम्बलियों के। इससे मैंने कहा हर ऐसे माहौल में जब मुल्क में एक बहुत बड़ा मुआशी और सियासी चैलेंज और अब एक दहशतगर्दी का चैलेंज आ गया है, इस पर गौर व ख्वास हो रहा है। लेकिन मुझे बार बार आपके सामने ये बात दोहरानी पड़ रही है कि बिल आखिर जो फ़ैसला होगा मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक होगा। हर शख्स अपनी राय दे रहा है, अपनी गुफ्तगू कर रहा है, और अब चूँकि मीडिया की वजह से सबको राय देने के बहुत ज़्यादा ज़राए मुयस्सर हैं तो राय खुलकर सामने आ जाती है, लेकिन जो बाकायदा राय है बिल आखिर वो वफाकी हुकूमत में वफाकी काबीना नहीं देनी। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक तरफ PDM हुकूमत कहती है कि हमें मईशत पर तवज्जो देनी है, मुल्क को माशी बहरान से निकालना है, फिर ऐसी जारहाना इक़दाम करती है जिससे तनकीद ये होती है कि इंतकामी सियासत की जा रही है, और उसमें इमरान खान साहब पर बात चली जाती है तो मरीम नवाज़ साहिबा या दीगर रहनुमा भी ये बात करते नज़र आते हैं कि इमरान खान को एक ब्लंडर तस्लीम करना काफ़ी नहीं होगा, उनका ख़ात्मा किया जाए, सियासत से उनको निकाला जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का एक मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया है। खुर्रम साहब, शाह महमूद कुरैशी तस्लीम भी कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ गलत हुआ,
पर वो ये भी कह रहे हैं साथ कि जो कुछ उनके साथ गलत हुआ उससे उन्होंने भी कोई सबक नहीं सीखा। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या उसी तरीके से इमरान खान को भी सियासत से बाहर करना चाहती है मुस्लिम लीग नून, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ तस्लीम कर रही है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ? जी, हम अपने सियासी मुखालफीन को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की हिमायत से शिकस्त देंगे। ये जो तरीक़ेकार है कि हमें कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करना है या मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो मुझे खुलकर कहने दीजिए कि एक इंतहाई नाहक और नाइंसाफ़ी पर मबनी अदालती फ़ैसला था जिसने उन्हें नाअहल किया, वो एक इस्तेमाल किया गया। और जो अदलिया का सारे मामले में किरदार है उस पर भी बहुत गुफ्तगू हमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो अपने मुखालफीन का मुकाबला जो है वो बैलेट बॉक्स पर करेंगे। ये इससे कता नज़र है कि अगर आप जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने किया है कि अगर आप टेलीविज़न पर आकर अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाएंगे और ये समझेंगे कि एक्शन नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। या आप अगर इदारे जो आइनी इदारे हैं उनके अहलकारों के ख़ानदानों को धमकियां देंगे और आप समझेंगे कि एक्शन नहीं होगा, तो एक्शन तो होगा। तो यहाँ एक इशू ये है कि हमने तो तहरीक इंसाफ की तरह 22-22 महीने लोगों को जेल में नहीं फेंका। हम जो हमजा शहबाज 22 महीने जेल में रहे, साद रफ़ीक 16 महीने रहे, शहबाज शरीफ 11 महीने रहे, हमारे बेशुमार जो कायदीन हैं उनको महीनों और सालों जो है बग़ैर किसी अदालती रिलीफ के उनकी एप्लीकेशंस जो थी उनकी पेशी नहीं होती थी, उनको रिलीफ नहीं मिलता था। तो हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर हम समझते हैं कि हमने दुरुस्त तौर पर कानून के तहत गिरफ्तार किए लोग, उनको अदालत ने रिलीफ दिया, वो आज बाहर आ गए। तो वो लोग जिन्होंने 3 दिन की जेल के ऊपर बलवा कर दिया है, तो हमने तो 22-22 महीने की जेलें भुगती हैं। इसीलिए उसका सबक, जो कहते हैं सबक, ये सीखा है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा वो ठोस बुनियाद पर किया जाएगा और अदालत रिलीफ देगी तो रिलीफ उनको दिया जाएगा जो उनको दिया गया है। लेकिन इशू ये है कि हमें ये जो तरीक़ेकार है कि अपने मुखालफों को जेल में डालकर आप भूल जाएं कि आपको पता नहीं है कि हमजा शहबाज क्यों जेल में है 22 महीनों से। और क्योंकि इन तमाम जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन को गिरफ्तार किया गया, जब उनकी जमानतें हुई तो अदलिया ने लिखा कि इनके खिलाफ कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अभी भी हम अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर करेंगे, या फिर जो कानून कहता है कि अगर आप तशद्दुद पर उकसाएंगे, बगावत पर उकसाएंगे या लोगों को धमकियां देंगे तो तब गिरफ्तारियां होंगी। अदरवाइज तो हमने किसी तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की और ना ही होगी। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, सबक तो कोई भी नहीं सीखा, या अगर सीखा है सबक तो ये सीखा है कि 5 साल की जेल की तजवीज़ लेकर आ गई है मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत। और जब तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसी बात हो रही थी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह जवाब दिया था मजम्मत और मुखालफत करते हुए उन लोगों को जो इस बिल को ला रहे हैं कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। उनको कहा था कि आइन पढ़े, तो अब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ गई तो अब आइन साइड पर रख दिया। नहीं, मुझे बेहद फ़ख्र है जी कि कल जब ये तजवीज़ आई काबीना में तो उस पर 2 घंटे बहस हुई। उस पर बहुत काबीना के अरकान जो मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने वही बात की जो आप कर रहे हैं। उन्होंने आइन को इन्वोक किया। उन्होंने कहा कि ये आइन के तहत गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 25 को इन्वोक किया गया कि अगर कोई प्रोटेक्शन देनी है किसी को तो फिर पूरे हर पाकिस्तानी शहरी को बराबर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो वहाँ एक बड़ी सैर हासिल कानूनी और आइनी बहस हुई है जिसका नतीजा ये है कि काबीना ने कल इसको मंजूर नहीं किया और एक कमेटी के हवाले किया है। तो काबीना ने जो उसका काम है दुरुस्त तौर पर, अगर कोई ऐसी तजवीज़ आई भी है तो काबीना ने उस पर बहस करके उसको रोका है और कहा है कि इसको आइन और कानून के मुताबिक बनाया जाए। आप मुखालिफ हैं इस सज़ा की तजवीज़ के? जी, मैंने ज़ाती तौर पर इसकी मुखालफत की है। मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल 25 जो मैंने कहा कि अगर हमें प्रोटेक्शन देनी है किसी भी इदारे को तो वो सबको बराबर होनी चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी को ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बशमूल सहाफ़ियों के, जिनमें ख़ासतौर पे ख़ातून सहाफ़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको भी स्कैंडलाइज और रिडिक्यूल किया गया है जिस तरीक़े से तहरीक इंसाफ के दौर में। तो सबको ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि अगर हमने रिडिक्यूल और स्कैंडलाइज के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन करनी है तो फिर ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है। चलिए आगे IMF के बारे में बात करते हैं। आपने भी उसका बहुत जिक्र किया है, सबकी नज़र उस तरफ है चूँकि मईशत हर गुजरते दिन के साथ गिर रही है पाकिस्तान की। आपने इस बारे में क्या इससे पहले अपनी राय सामने रखी है, वो दिखाते हैं।
IMF से मुआहदा अल्लाह ताला के करम से काफ़ी करीब है और बहुत सारे इशूज़ पर इत्तफाक हो गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये काफ़ी अहम बात आपने कही थी। वाकई ऐसा है कि IMF से मुआहदा होने वाला है या हो जाएगा? किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है या कोई फ़िक्र या परेशानी की बात नहीं है? जी, डेडलॉक तो नहीं है। एक बहुत सैर हासिल और मैं कहूँगा विगरस गुफ्तगू IMF का जब से मिशन आया पिछले हफ्ते से 10 दिन से हो रही है और मुझे बड़ी तवक्को है कि ये इंशाल्लाह ऐसा तरीके से कामयाब हो जाएंगे या हम ये जो प्रोग्राम है उसको रिवाइव करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ताकि हम आगे चल के उसमें IMF की तरफ से बार बार यही कहा गया कि हुकूमत ने जो भी रिलीफ देना है या जो भी इश्यूज सॉल्व करने हैं उसका कोई ठोस प्लान जो है वो दिया जाए उनको, ताकि उसके मुताबिक फिर वो रिपोर्ट करें। तो उस पर हमने गुफ्तगू तकरीबन मुकम्मल कर ली है। सिर्फ चंद 1-2 दिन इशू रह गए थे, वो मुझे बहुत तवक्को है कि इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो जाए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, कितनी महंगी होने जा रही है बिजली पाकिस्तान के आवाम के लिए? जी, ये अभी तो ये मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि जो हमने पिछले मौसम गर्मा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में जो इजाफ़ा किया था, बुनियादी टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। कुछ ऐसे महसूलात हैं जो पिछले साल हमने मौखर किए थे, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है IMF से, लेकिन बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई फ़र्क नहीं डाला जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन हामिद मीर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो सवाल इलेक्शन पे करना चाहते हैं, लेकिन ये खबर जिसमें तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी मिली है, कितना बड़ा धचका है PDM हुकूमत के लिए, और क्या उन्हें इस सरप्राइज़ की तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर करके उन्होंने असम्बली से उन्हें बाहर निकाला, वो अदालत से रिलीफ लेके वापस आ जाएंगे और ये मुतालबा भी करेंगे कि अपोजिशन लीडर भी उनका होना चाहिए, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए कौमी असम्बली में? देखें, अभी ये मुकम्मल कामयाबी तो नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको ये नहीं कहा गया कि आप इनकी रुकनीत की बहाली का नोटिफिकेशन करें। अभी सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन अगर स्पीकर साहब जो हैं वो अदालत में अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में बयान ना कर सके, तो ज़ाहिर बात है फिर अदालत ये हुक्म दे सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनकी अरकान की रुकनीत की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी करे। और ज़ाहिर बात है फिर राजा रियाज साहब जो हैं वो तो अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका नंबर जो है कम है और ये जो असली PTI है इसका नंबर ज़्यादा है। जहाँ तक आपके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि आपको इसकी तवक्को थी, तो बिल्कुल मुझे ये तवक्को थी, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ से काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से तो काफ़ी उनको रिलीफ मिला है, निचली अदालतों से भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और आप देखें कि जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा गिरफ्तार होते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो कितना लंबा लंबा अरसा वो जेलों में रहते थे, तो उनको तो इतनी तेज़ी से रिलीफ नहीं मिलती थी। तो ये तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रही है, अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्पीकर साहब ने 43 अरकान के इस्तीफे कबूल किए, इसकी मुझे तवक्को नहीं थी, क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने बार बार इनसे कहा था कि आप असम्बली में वापस आएँ, और जब ये 43 अरकान असम्बली में वापस आने का इन्होंने इशारा दिया तो उन्होंने फ़ौरन इनके इस्तीफे कबूल कर लिए। तो इससे ये लगता है कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी यू टर्न मारा। वो कहते हैं कि इमरान खान यू टर्न मारते हैं, तो स्पीकर साहब ने भी यू टर्न मारा। तो अब ये स्पीकर साहब जो हैं उनको अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा, वहां पे सबूत पेश करने पड़ेंगे कि किन ठोस हकायत की रोशनी में उन्होंने इन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। वो ये कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे या फवाद चौधरी साहब थे, ये लोग जो हैं इन्होंने तो बार बार इस्तीफों का खुद ऐलान किया था, लेकिन जो बैक बेंचर्स थे ना, इनकी तो आवाजें और शक्लें हम नहीं देख सके। तो इसलिए ये स्पीकर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट में जो
अपना फैसला है उसको जाकर डिफेंड करना है। देखें वो कैसे डिफेंड करते हैं। आबिद नबी साहब, मुल्क में इंतखाबात के मामले पर कोई ठोस और वाज़ेह राय सामने नहीं आ रही, PDM हुकूमत की या मुस्लिम लीग नून की भी। कुछ लोग कहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में दोनों सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब, मलिक अहमद खान साहब कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है कि अलग अलग इलेक्शन करवाए जाएँ, एक ही वक्त में होने चाहिए। असल में चल क्या रहा है? गवर्नर्स भी तारीख नहीं दे रहे, आपस में मिलकर कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है इंतखाबात इस वक्त कराना, मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का ख़तरा है, एक ही वक्त में तमाम मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। तो असल कहानी क्या है? मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला कर नहीं पा रही, या उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव है, या वाकई ही कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है उनके सामने कि किस तरह से वो ये फ़ैसला आवाम के सामने लाएँ? और इससे भी गैर यकीनी बढ़ रही है मुल्क में कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? देखिए, बतौर एक सहाफ़ी के मुझे तो जो है, जो मुझे पता है वो अब मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि ये गैर यकीनी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। ये आईन पाकिस्तान में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप किसी सूबे में असम्बली को तहलील करते हैं तो उसकी डिसोल्यूशन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये बात जो है ये पाकिस्तान के आईन में लिखी हुई है। लेकिन अब हमारे कुछ जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं जी, कि जैसे कि 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से इलेक्शन 1 महीना आगे चला गया था, जैसे कि 1988 में कुछ हालात व वाक़यात की वजह से इलेक्शन कुछ अर्सा आगे चला गया था। तो वो मखसूस हालात थे। मेरा ख्याल है इस वक्त वो हालात नहीं है। तो ये तो मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आइन वाइन को कुछ नहीं समझते, और जो उनकी मर्जी है उसके मुताबिक ही जब उनका दिल चाहेगा तो वो इलेक्शन करवाएंगे। और उनका दिल चाहता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, और कुछ का तो ये भी दिल चाहता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो बल्कि मार्च 2024 में हो। तो ये बहुत से दिल है, और बहुत से दिलों में बहुत सी ख्वाहिशें हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब के पास जब ताकत थी तो वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशें जो हैं उसको मुल्क का कानून बना देते थे, तो इसी तरह अब भी बहुत से लोग जो है वो ताकतवर हैं और वो भी अपने दिल की ख्वाहिशों को कानून बनाते हैं। जो कुछ इमरान खान साहब ने अपने दौर में किया, अब वही कुछ दोबारा शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन आगे जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि आईन पाकिस्तान का तकाजा है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने ये एक दफा रवायत डाल दी कि आप इलेक्शन को मुलतवी करेंगे तो उसके बाद फिर ये आइन वाइन जो है ये इसको कोई कुछ नहीं समझेगा। आबिद भी साहब, शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी उन्होंने तस्लीम भी किया और फिर ये भी कहा कि गलत तो हुआ लेकिन उससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि इमरान खान को एक ब्लंडर तस्लीम करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनको निकाल बाहर फेंकना, इस दाग को धोना भी बहुत ज़रूरी होगा। कैसे यहाँ तक पहुँच रही है तहरीक इंसाफ कि वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं? उस ज़माने में तो आप और दीगर सहाफ़ियों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा कहते थे कि उन्हें लगता है कि उनका लीडर चोर है। पहली बात तो यह है कि 2016 में मुस्लिम लीग नून के जो वजीर साहब हमें ये कहते थे कि उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ चोर है। वो इस हुकूमत में भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी वजीर हैं और बड़े अहम ओहदे पे वजीर हैं, और अभी भी वो मुस्लिम लीग नून में ही है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जो सच होता है ना, सच बोलने का एक वक्त होता है और वो सच अपनी अहमियत खो देता है जिसको सही वक्त पे ना बोला जाए। तो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, ये जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था, हम उस वक्त भी इसको गलत कहते थे, हम इसको आज भी गलत कहते हैं। लेकिन जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था तो आपको पता है ना उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर हुई थी उसमें एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की भी थी और उनके वकील हामिद खान साहब थे। तो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात शायद भूल गई है कि जिस केस में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया उसमें खुद इमरान खान साहब भी जो हैं वो पिटिशनर थे। तो अब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है बतौर सहाफ़ी के आपको सोचना चाहिए कि अब ये बात क्यों कर रहे हैं। तो लगता यह है कि अब ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इनको शायद अंदाज़ा हो चुका है कि अब इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाएगा। तो अगर इमरान खान को
नाअहल करार दिया जाएगा तो जस्टिफिकेशन ये होगी कि जी जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ था उसी फैसले को मिसाल बनाते हुए अब हम इमरान खान को भी नाअहल करार दे रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इमरान खान को बचाने के लिए वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था उसकी भी मजम्मत करें। तो ये कोई हुब्बे अली में वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले की मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि ये उनका मकसद कुछ और है, बुग़्ज़े माविया है कि वो इमरान खान को बचाना चाहते हैं। इसलिए अब उनकी ये एक मजबूरी है कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की भी मजम्मत करनी है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब हालात और वाक़यात जो हैं वो इस नहज में पहुंच चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये लगे कि मेरी नाअहली ख़त्म होने से इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा, तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि भाई आप मेरी नाअहली को ख़त्म ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन इमरान खान को नाअहल ज़रूर करार देना है। क्योंकि इमरान खान साहब खुद जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में जो इंतकाम का कल्चर है उसको इस लेवल पे ले गए हैं कि अब तो ये जो अक्सर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इनकी हालत यह है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जितनी मर्जी मजम्मत करें, जितना मर्जी कहे कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था वो अब इमरान खान के साथ होना ही होना है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं और कल IMF के वफ्द के दौरा पाकिस्तान का आखिरी दिन है। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हो जाएगी। साथ ही पंजाब के कुछ शहरों में पेट्रोल की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है। रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलनगर, कमालिया, नारोवाल, शकरगढ़, गोजरा और मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपये और कार वालों को 4000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल की फराहमी में रुकावट की तस्दीक की और इसकी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी बताई। साथ ही उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खबरदार किया कि उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बात ठीक है कि आज हमारे पास पेट्रोल भी मौजूद है और आज हमारे पास डीजल भी मौजूद है, तो फिर ये जो टेलीविज़न पे चल रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे लाइन लग गई है, उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है और वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और मैं बड़े धीमे लहजे में आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाए, इस दरख्वास्त को तंबीह जाने। रियासत वो मजबूत होती है, इसको तंबीह जानिए। आप ये बंद नहीं कर पाएंगे, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक़ पे डाका नहीं डाल पाएंगे। ये हमारा रिजॉल्व है और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। दूसरी जानिब IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जियो न्यूज़ की दरा के मुताबिक IMF के मिशन चीफ ने वफ्द के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की और मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया और बताया कि म्यूचुअल इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी मसवदा मुरतब कर रहे हैं और ड्राफ्ट आज फाइनल कर लिया जाएगा। IMF के मिशन चीफ ने बताया कि आज के मुज़ाकरात में फिस्कल पॉलिसीज़ पर तफसीली बातचीत हुई है। मुज़ाकरात में इस्लाहात और इनके नतीजे में किए गए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया है। इससे पहले खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तरक्याती बजट में कटौती की कीमत तैयार कर ली है। 727 अरब रुपये के तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है। पहले ही तरक्याती बजट कीमत में 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपये खर्च किए गए हैं। अब तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। साथ ही खबरें हैं कि IMF को पावर सेक्टर के खसारे के साथ साथ दोस्त ममालिक और बैंक से मिलने वाले मुमकिन कर्जे के हवाले से भी खदशात हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने वर्ल्ड बैंक और दूसरे ज़राए से पाकिस्तान को मिलने वाले 5 अरब डॉलर्स के मुमकिन कर्ज़ों के जल्द हसूल पर खदशात का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF को खदशा है कि चीनी कमर्शियल कर्ज़ों के अलावा 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के कर्ज़ों के मिलने के इम्कानात कम हैं। हुकूमती टीम ने IMF को बताया कि खलीजी और एक यूरोपीय बैंक ने कर्जे देने में दिलचस्पी का इजहार किया है, लेकिन इन कर्ज़ों की वसूली IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ IMF से मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वर्ल्ड बैंक की टीम से मुज़ाकरात की और कर्जे की रवा माली साल के दौरान मंजूरी की दरख्वास्त की, मगर वर्ल्ड बैंक के हुकाम ने इस हवाले से कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई। इसके अलावा सबसे बड़ी रुकावट पावर सेक्टर का खसारा बना हुआ है, जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। दूसरी जानिब आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ी कमी आई है। डॉलर 2 रुपये 95 पैसे कम होकर 273 रुपये 33 पैसे का हो गया। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी आई है और डॉलर 279 रुपये का हो गया। अब कल IMF के वफ्द के दौरे का आखिरी दिन है। अब तक क्या ठोस पेशरफ्त हुई है? क्या कल किसी इत्तेफाक राय का इम्कान है?
यही जानने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी माशी तजज़ियाकार खुर्रम हुसैन साहब से। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ये पाकिस्तान की तारीख़ में IMF से सबसे मुश्किल और सख्त तरीन मुआहदा साबित होगा? चूँकि वज़ीर आज़म एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि किस तरह IMF की इंतहाई सख्त शराइत का सामना करना पड़ा है, एक एक रुपये पैसे के हिसाब को चेक किया जा रहा है। जुनेद, IMF हर दफ़ा ही एक एक रुपया एक एक पैसा चेक करता है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का शायद ये पहला तजुर्बा हो, लेकिन ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है। IMF प्रोग्राम्स में जो भी मुल्क एंटर कर रहा हो उनका सारे जो अकाउंट्स होते हैं इस तरह ऑडिट किए जाते हैं। अलबत्ता ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए हाँ काफ़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल में मुझे जो लास्ट याद आ रहा है 2008 का जो प्रोग्राम था उसमें भी जो शराइत लगाई गई थी तकरीबन इतनी ही मुश्किल थी उस ज़माने के लिए। लेकिन एक फ़र्क जो इस दफ़ा है वो ये कि ये एक जारी प्रोग्राम था जो जुलाई 2019 में साइन हुआ था और मार्च 2020 में इसको सस्पेंड किया गया था कोविड लॉकडाउन में। तब से इसको रीस्टार्ट करने की कोई 3 दफ़ा कोशिशें की गई हैं। एक मार्च 2021 में हुआ था, हफीज़ शेख साहब ने रीस्टार्ट किया था इसको, वो दिनों के अंदर अंदर ऑफ ट्रैक हो गया। फरवरी 2022 में शौकत तरीन साहब ने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया तो ये दोबारा हफ्तों के अंदर अंदर ऑफ ट्रैक हो गया। और फिर अगस्त 2022 में मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसको रीस्टार्ट किया और दोबारा से ये ऑफ ट्रैक चला गया था। अब ये कोई चौथी अटेम्प्ट की जा रही है और इस स्टॉप एंड गो की वजह से इसकी शराइत जो हैं वो अब महसूस हो रही हैं पाकिस्तान को कि ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस टाइम में उन शराइत को पूरा करना है वो टाइम कम हो गया है, क्योंकि टाइम बीच में जितना ज़ाया हुआ है वो उसको मेकअप करना है। तो इस वजह से ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। खुर्रम साहब, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि डेडलॉक तो किसी किस्म का है ही नहीं। हालांकि जो खबरें अब तक आ रही हैं सामने उससे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल हैं या पाकिस्तान के लिए नामुमकिन नज़र आ रही हैं। तो अब तक की पेशरफ्त किस हद तक हुई है? क्या वाकई ही जिस तरह से दावा कर रही है हुकूमत कि हो जाएगा 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इसकी कोई तवक्को की जा सकती है? आई थिंक तवक्को तो की जा सकती है, क्योंकि अगर अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, जैसे भी आपने भी अनाउंस किया है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जिसको MEFP कहते हैं, कि अगर वो डॉक्यूमेंट आज रात तैयार होके आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, ये एक क्रिटिकल स्टेज होती है जिसके अंदर फिर सारी शराइत जो हैं उनको और जो टारगेट्स होते हैं उनको एक अग्रीमेंट के फॉर्म में लिख के गवर्नमेंट को दिया जाता है। और अगर उम्मीद तो ये है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी इल्म है इस बात का कि क्या क्या टारगेट्स कहाँ पे सेट किए जाएंगे। तो अब अगर एक डॉक्यूमेंट रिसीव करने की स्टेज तक पहुंच गए हम लोग, जैसे हमारे रिपोर्टर्स के जराए उनको बता रहे हैं, तो उम्मीद तो रख सकते हैं कि एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए तो गवर्नमेंट को अगर उसमें कोई सरप्राइज ना नज़र आए तो फिर तो उसके बाद बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपने साइन करना है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो जाता है। लेकिन अभी यही देखना होगा कि जब वो डॉक्यूमेंट आएगा तो उसमें गवर्नमेंट को कोई सरप्राइज मिलेगी उसमें या नहीं। मिसाल के तौर पेट्रोल प्राइस जो है, कई जो एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ अनऑफिशियली जो लोगों ने खुद कैलकुलेट किए हैं, उसमें हो सकता है 50 रुपए तक का इजाफा मांगा जा सके। हो सकता है ये बाहर के लोगों की कैलकुलेशंस हैं, अंदर की कोई खबर नहीं है। और उसमें अगर गवर्नमेंट को एकदम से सरप्राइज लगे या जो भी जितने मजीद टैक्सेशन और रेवेन्यू मेजर्स उनको लेने पड़े, अगर वो इतने सख्त लगे कि भाई ये तो हम लोग पूरा कर ही नहीं सकते, और आज से लेके कल के दरमियान गवर्नमेंट एकदम से झिझक जाए कि भाई ये टारगेट्स बहुत सख्त हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उम्मीद तो ये है कि अब तक उनको इल्म होना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने आएगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी। इस स्टेज तक पहुंच के सरप्राइज आना शुड नॉट बी एन ऑप्शन। खुर्रम साहब, आपने पेट्रोल का जिक्र किया। अब तक जो शराइत सामने आई हैं, जो कुछ भी इन मुज़ाकरात की तफसील सामने आ सकी है, उससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि आवाम के ऊपर क्या असरात होंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, बिजली महंगी होगी, टैक्सेस नए लग सकते हैं। देखिए जुनेद, जो एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ उनमें तो पेट्रोल के ऊपर अगर 17% सेल्स टैक्स लगाना पड़े इस गवर्नमेंट को तो कोई, और वो मिला के डिवैल्यूएशन जो हुई है उसका इम्पैक्ट, तो मैं तो एस्टिमेट्स देख रहा हूँ जो इस हद तक जा रहे हैं कि हो सकता है 50 रुपए फी लीटर मजीद और इजाफा हो उसकी प्राइस में। अगेन मैं एम्फोसाइज करूंगा ये अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं जो प्राइवेटली लोगों ने बैठ के खुद कैलकुलेट किए हैं, बट नेवरदलेस के काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है।
बिजली की कीमतों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6-7 रुपए पर यूनिट का इजाफे की है पॉसिबिलिटी, और जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उनका शायद आम आवाम पे फ़र्क तो आएगा, जैसे पेट्रोल पे अगर GST लगाया जाए उस हद से, लेकिन बाकी जो फिर सुपर टैक्सेस और इस किस्म की शक्ल में जो सरमायाकारों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, उनकी वजह से अगर मज़ीद और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी फैलती है तो उस तरह भी आवाम के ऊपर नुकसान आएगा। तो आई थिंक आवाम के ऊपर अभी जो महंगाई का बोझ है उसमें काफ़ी एक बड़ा झटका तो लगने वाला है, एक डिवैल्यूएशन की वजह से, और ऊपर फिर मज़ीद और जो अभी मेजर्स लेने पड़ेंगे इस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हुसैन साहब इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।